आज हम फिल्मी संगम चैनल पर बहुमुखी प्रतिभा के धनी रूपाली सुरी से गपशप करने वाले हैं और इसमें उनके अब तक का जो करियर रहा है उसकी भी झलक एक देखने को मिलेगी। रूपाली जी, मुझे बताइए कि आपकी फैमिली बैकग्राउंड में कितना कला का माहौल रहा है? फैमिली बैकग्राउंड में कला का माहौल इस तरह से रहा है कि मेरी फैमिली बहुत ओपन और रिसेप्टिव रही है इस करियर को लेकर, या भले वो कोई भी तरीके का कला होने दो, जैसे डांस होने दो, थिएटर होने दो, एनीथिंग विच हैज़ अ लिटिल ऑफ क्रिएटिविटी। मेरी फैमिली हमेशा सपोर्टिव रही है उसके लिए। तो कभी हमें रोका नहीं गया कि आपको डांस नहीं करना है। मुझे बचपन से ही डांस क्लासेस में डाल दिया गया था और आज थैंकफुली मैंने विशारद उसी वजह से मैंने अचीव कर लिया। मगर वो एक ऐसी चीज़ थी जहाँ पर हमें फ्रीडम दी गई थी कि एक्सप्रेस योर सेल्फ, डू दैट क्रिएटिविटी, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। और कहीं ना कहीं वो फैमिली से ही मुझे मिला है। जब इस इंडस्ट्री में भी मैंने आई, और ये भी एक बाय फ्लूक ही हुआ, बहुत सारी चीज़ें आई थिंक बोलते हैं ना, जहाँ आपका दाना लिखा है वहीं पर आपका दाना पानी जहाँ लिखा वहीं पर आप कहीं ना कहीं कैसे पहुँच ही जाते हैं। तो that is when also they didn't stop me. They said go out, do whatever, just don't hamper your studies. Studies के बीच में कहीं पर भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए। मगर मैंने मेक श्योर किया कि काम के साथ साथ मैं अपनी पूरी पढ़ाई कंप्लीट करूँ। इनफैक्ट मैं यहाँ तक कर दिया कि मैंने मेजर्स कर लिया टैक्स एंड अकाउंट्स में। तो मुझे लगता है काफ़ी मैंने उस एक चैलेंज को जो उन्होंने मुझे दिया था कि तुम्हें जो करना है करो बट पढ़ाई मत हैम्पर करो, वो मैंने काफ़ी अच्छी तरह से निभा लिया था। आपने कहा आपको जबरन डांस क्लास में डाल दिया गया, तो क्या आप कुछ और बनना चाह रही थी? डांस के अलावा कुछ करना चाह रही थी पहले? जबरन तो नहीं था वो। एक हम जब छोटे होते हैं ना, हमें नहीं पता होता कि समर हॉलीडेज में क्या करना चाहिए। मुझे आई थिंक जबरन एक ही चीज में मेरी फैमिली ने डाला था, मेरे पापा ने, वो था राइफल शूटिंग के लिए। ओ हो वो एक के वजह से मेरे हाथ पैर, मेरे नाम में से वो वजन उठाया जाता था। बट मुझे नहीं लगता था कि मुझे बाकी कोई भी चीज़ है उन्होंने मुझे, वेदर वो डांस होने दो, वेदर स्विमिंग होने दो, वो एक्स्ट्रा करिकुलम किसी में मेरा ना, मुझे किसी में दिक्कत नहीं है जितनी मुझे राइफल शूटिंग के टाइम पे होती थी, क्योंकि मुझे वो बंदूक ही नहीं उठाई जाती थी, क्योंकि शायद वो बंदूक का वजन मेरा वजन बंदूक का ज़्यादा होगा। तो नेवर आई थिंक दे वर वेरी सपोर्टिव। ये तो आपने कभी पूछा नहीं भाई मुझे राइफल शूटिंग तो सिखाई जा रही है? इसमें एक बहुत राज की बात यह है, क्योंकि मैं पढ़ाई में थोड़ी वीक थी। मैं एक बहुत ऑर्डिनरी स्टूडेंट रही हूँ, जहाँ पर मैं सिर्फ पास हो जाती थी। तो उनको हमेशा ऐसा लगता था, और हर माँ बाप चाहते हैं कि आपको बच्चा मतलब कहीं ना कहीं 100% लेके आ जाए, या 90% तो होना ही चाहिए। और मैं कभी नहीं होती थी। मैं आई थिंक 48, 50%, 60, मैं मतलब 50%, 60% ही होता था, उससे ज़्यादा मेरा होता ही नहीं था। तो किसी ने मेरे पेरेंट्स को रेकमेंड किया कि इसे राइफल शूटिंग में डालो, इससे तुम्हारा उसका फोकस एंड कंसंट्रेशन लेवल ज़्यादा अच्छा होगा, एंड शी विल बी एबल टू स्टडी वेल। तो इस वजह से मुझे डाल दिया गया था राइफल शूटिंग में। बट वो फोकस एंड कंसंट्रेशन तो मुझे लगता है दरवाजे के बाहर ही चला गया। उसके बाद जो मेरे दर्द, हाथ पैर जो सूज गए थे, ओ माय गॉड। बट तो भी मैंने वो कैसे तैसे करके वो 1-2 महीना जो भी उनका कैंप था वो मैंने कंप्लीट कर लिया था। बट वो टाइम मैं भूल नहीं सकती थी। तो आप क्या बनना चाह रही थी बचपन से? ये एक सवाल ना, मैंने हमेशा अपने आप को ही पूछा कि मैं क्या बनना चाह रही थी। मगर मुझे अभी ऐसा लगता है कि शायद मैं इसी इंडस्ट्री के लिए ही बनी थी, यहाँ यहीं पर रहने के लिए ही बनी थी, क्योंकि बचपन में बहुत छोटी उम्र में मैंने काम शुरू कर दिया था। तो उस वक्त इतने एम्बिशंस नहीं थे लाइफ में कि क्या करना है। आई थिंक एम्बिशन सिर्फ यही था कि घर में आज क्या खाना बनने वाला है, या क्या मीठा बनने वाला है, या आज आइसक्रीम आएगी। आई थिंक उतनी ही छोटी सी लाइफ थी। कुछ रीजंस की वजह से जब मैंने काम करना शुरू कर दिया, तो वो भी एक ऐसा, मैंने तो जिसमें भी मुझे डाला गया, आई थिंक आई जस्ट टुक इट एज अ चैलेंज एवरी टाइम कि अच्छा मुझे ये कंप्लीट करना है, अच्छा मुझे ये करना है। तो जैसे मुझे डांस में डाला गया, मैंने पूरी तरह से 100% फोकस दिया। एक्टिंग करने बोला, पूरी तरह से 100% फोकस किया। राइफल शूटिंग पूरी तरह से फोकस किया। स्विमिंग पूरी तरह से फोकस किया। आई थिंक बीट एनीथिंग। तो अगर आप मुझे पूछे कि मुझे क्या बनना है, तो रियली मुझे नहीं पता मैं क्या बनती। शायद मैं पापा के बिजनेस में चली जाती, एक बिजनेस वूमन होती। बट मैं आई थिंक आर्टिस्ट अच्छी हूँ। लेकिन कहीं कहीं बिजनेस का गुण भी है। हाँ है तो सही, बट मुझे लगता है आर्टिस्ट बेटर है। वो थोड़ा सा फिनेस नहीं है वहाँ पर। अच्छा। वहाँ पर मैं अच्छी भाव तो अच्छी तरह से चीज़ें जैसे सब लोग कर लेते हैं, बिजनेसमैन जैसे निचोड़ डालते हैं, मैं कर नहीं पाती। मैं बहुत दयावान हूँ उनके लिए। तो मुझे लगता है मैं आर्टिस्ट ही अच्छी हूँ। आपने कहा बहुत छोटी उम्र में आपने काम करना शुरू किया, तो क्या वजह है कि छोटी उम्र में काम शुरू? वो शौक था या कुछ खास ऑफर मिल गया था? आ,
शौक एक्चुअली बाद में हुआ, जब मैंने काम करना शुरू कर दिया था उसके बाद में इंटरेस्ट लेवल जागा। मगर उससे पहले डेफिनेटली थोड़ी सी तंगी थी घर में, जिसकी वजह से काम करने की मतलब, और काम एक्चुअली एक, टू बी वेरी ऑनेस्ट, जो मुझे वेगली याद आ रहा है कि मुझे काम किसी ने देख लिया था और कहा था कि मेरे पास एक बच्चे का रोल है और मुझे लगता है इसको करना चाहिए, आप इसको लेके तो आइए करके। तो मैं एक लंबी चौड़ी अच्छी लड़की, मैं 7th स्टैंडर्ड में ही शूट अप हो गई थी। तो जब मैं वहाँ गई, मम्मी ने पूछा कितना पैसा क्या होने वाला है, बिकॉज उनको तब तक नॉलेज नहीं था कि इसको मिल भी जाएगा ये काम। बट जब मिल गया, आई थिंक उस वक्त जो भी पैसे उन्होंने ऑफर किए थे वो सबको ऐसे लगा कि आई थिंक इट्स अ गुड थिंग। थोड़ी हाथ, आई मीन टू बी वेरी ऑनेस्ट, इट वाज जस्ट द तंगी ऑफ इन द हाउस, जो शायद सब कोई जाते हैं एक मिडिल क्लास फैमिली में, मैं भी एक मिडिल क्लास फैमिली से हूँ। उसी दौरान शुरू हुआ और फिर वो कभी रुका ही नहीं, ऐसा है। तो जो मिडिल क्लास फैमिली जो तंगी दूर करने के लिए आपने शौकिया काम शुरू किया, तो वो रुचि या कैसे समझ लें प्रोफेशन में कैसे बदला? वो प्रोफेशन में तब बदला जब मैंने कॉलेज में आ गई थी। जब मेरे फैशन शोज शुरू हो गए थे कॉलेज में, बहुत नेचुरली मुझे फैशन शोज मिलने लग गए थे क्योंकि लंबी हूँ। फैशन कोरियोग्राफर्स आते थे, मैं बहुत सारे फैशन के पैजेंट जीत जाती थी। एक मौका, एक दौरान ऐसा आया, एक मझधार ऐसी आई जहाँ पर मुझे अभी चूज करना था, या तो मैं कुछ और करूँ अपनी लाइफ में जो एकेडमिक्स से रिलेटेड हो, या तो मैं अभी इसी में ही कंटिन्यू करूँ, क्योंकि यहाँ से जो भी मैं कमा रही हूँ अपनी पढ़ाई में डाल रही हूँ या कहीं और जा रहा है। तो अब मुझे ज़रा सीरियसली सोचना है। वो एक पता हम जब 13-14 में आ जाते हैं, जब हम लोग अपने बीकॉम कंप्लीट करने वाले होते हैं, दैट्स व्हेन आई डिसाइडेड दैट आई वांट टू डू दिस, एंड आई टुक 1 month ऑफ गैप, डिडंट डू एनी वर्क, worked on myself, worked on my body, worked on how I am, what exactly I want to aim at. And that is when I approached, I had a new approach all again. I was not a kid, मतलब उस वक्त तक मैं बच्ची, टीनेजर जैसी मैं नहीं आई, मैं एक आर्टिस्ट के जैसे बाहर आई कि मैं अब सीरियस चीज़ें करना चाह रही हूँ। तो क्या आपने कोई एक्टिंग की ट्रेनिंग वगैरह भी ली थी? सो एक्टिंग ट्रेनिंग में बहुत सारे ऑनसेट ही हो गए। जैसे आपके साथ बात करते हुए मुझे यही सिखाया गया कि जब भी सेट पे जाती थी तो आनंद महेंद्रू, गौतम अधिकारी, ये लोग मुझे वहीं पर ऐसे ऐसी सारी चीज़ें सिखा डालते थे कि मुझे ऐसे फॉर्मल एक्टिंग ट्रेनिंग मैंने कभी नहीं ली है। फिर उसके बाद में स्टेज होने लग गया, तो जहाँ पर अगेन वो आपको ट्रेन करने तो मुझे लगता है कि मेरी एक्टिंग ट्रेनिंग ऑन फील्ड हुई है। तो ऐसी कोई सर्टिफिकेट मेरे पास नहीं है कि जहाँ मैं बोलूँ मैंने इनसे सीखा है। मुझे लगता है कि मेरे सारे टीचर्स रहे हैं, हर सेट में मैं जहाँ गई हूँ, हर लोगों से जिनके साथ भी मैंने काम किया, ऑल हैव बीन माय टीचर्स। तो अब तक की जो आपकी एक्टिंग की करियर रहा है, उसमें टर्निंग पॉइंट्स क्या रहे? मुझे लगता है हर दिन एक टर्निंग पॉइंट है। आप बताइए, आप इंडस्ट्री में हैं तो आपको नहीं लगता हर एक दिन हमारा एक टर्निंग पॉइंट है? हर एक दिन हमें लगता है कि हम सिंक हो रहे हैं, फिर हम वापस एक उभर के वापस आ जाते हैं। तो टर्निंग पॉइंट की क्या बात करूं, मुझे ऐसा बोला आपको पूछना चाहिए कहाँ पर एक स्टेबल पॉइंट लगता है लाइफ में। बट नो, आई थिंक दिस इंडस्ट्री हैज लॉट ऑफ प्रोज एंड कॉन्स, बहुत कुछ झटके देती है, उनके साथ में बहुत कुछ एक पर्क्स भी लाती है। एंड बस टर्निंग पॉइंट्स ही आते हैं जिंदगी में। बस यहाँ पर मुझे लगता है कि अगर आपने टर्निंग पॉइंट्स को संभलना सीख लिया, आप टिक जाओगे इधर। आप विक्रम गोखले के साथ आपने कुछ काम किया है, विक्रम सर के साथ, हाँ। सो विक्रम सर के साथ में एक्चुअली ये फिल्म हम लोगों ने उन्होंने मुझे लॉकडाउन से पहले मुझसे बात की थी, फिर लॉकडाउन हो गया और तब तक वो 1 साल तक कुछ हुआ नहीं। मगर हमने ऑलरेडी इसके बारे में डिस्कशंस और जो भी ना थोड़ा बहुत वर्कशॉप जैसी चीज़ें हम कर चुके थे। एंड एक दिन सर ने मुझे एक दिन फ़ोन किया कि रूपाली, अब थोड़ा सा लॉकडाउन रिलीज़ हो गया है, तुम्हें लगता है तुम काम कर पाओगी या तुम ठीक हो अभी? मैंने कहा सर मैं तो कोविड से बाहर आ गई हूँ, मगर आप देख लीजिए, आर यू इवन अलाउड टू कम आउट एंड वर्क? इस बार मेरी टेंशन मत करो, मैं अब और मैं इंतज़ार नहीं कर सकता हूँ, मुझे काम करना है, मुझे सेट पे जाना है, मुझे अब मेरी क्रिएटिविटी बर्स्ट हो रही है। मैंने कहा सर अगर आप जा रहे हो मुझे क्या दिक्कत है, मैं तो मर ही जा रही हूँ आपके साथ काम करने के लिए, लेट्स गो फॉर इट। एंड ही फिक्स्ड अप अ डेट एंड इन कपल ऑफ वीक्स वी एक्चुअली फिनिश दैट थिंग। हमने जैसे आई थिंक वी हैड अ नॉन स्टॉप थिंग, और हमें और वो भी नहीं था हमारे पास कि हम सिर्फ 9 से 9 शिफ्ट करेंगे। सो ही सेड लेट्स जस्ट टेक द लिबर्टी, बिकॉज हम एनीवेज कोविड के टाइम पे शूट कर रहे हैं, कुछ है ही नहीं कि जहाँ पर हमें रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करने के, कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस अब नहीं काम करेंगे, वी हैव टू फिनिश द प्रोजेक्ट। हमने ओवर टाइम करके ये फिल्म को कंप्लीट किया
एंड आई थिंक एज एन फिल्म एक्सपीरियंस, का नाम बताएं और क्या सब्जेक्ट है, और फिर ओहो सब्जेक्ट तो जब आ जाएगा तब आप देख लीजिए, बट मैं छोटा सा कुछ एक सिनॉप्सिस आपको देना चाहूंगी। नाम भी बता दें उसका। उसका नाम है ऑर्गेनिक दोस्ती। एंड सिनॉप्सिस तो ऐसा है कि जहाँ पर एक विक्रम सर खुद काम कर रहे हैं इसमें, एंड और एक मैं अपनी एज की कैरेक्टर लड़की है जो सिंगल लड़की है, और वो एक 75-year-old मैन है, और उनके बीच में कैसी केमिस्ट्री होती है, एंड वो कैसे जाके वो केमिस्ट्री ऑडियंस को लगता है कि अरे यहाँ पर कुछ तो है, समथिंग इज कुकिंग बिटवीन देम, बट देन एट द एंड ऑफ द डे हाउ इट टर्न्स आउट टू बी अ ब्यूटीफुल फ्रेंडशिप। इट्स अ स्टोरी लाइक दैट वेयर बहुत सारे टर्न्स हैं, जैसे आपने कहा कहाँ टर्निंग पॉइंट है, इसमें भी बहुत सारे टर्न्स हैं। उसमें कुछ चाबी का भी कुछ किस्सा है। उसमें एक्चुअली सर चाबी का ये किस्सा है कि सर ही एक्चुअली बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं। मुझे नहीं लगता कि विक्रम सर जैसे कोई एक्सप्लेनेशन हम कर सकते हैं। उसमें एक्चुअली एक सीन ऐसा होता है जहाँ पर मुझे बाद में पता चल जाता है कि दैट ही वाज नेवर इन प्रॉब्लम। वो घर हमेशा हमेशा मुझे बोल देते हैं कि उनका घर की चाबी खो गई है, वो मेरे घर में आके डेरा डाल के बैठ जाते हैं, और मैं एज एन ओल्ड मैन हमेशा उनको हेल्प करती रहती हूँ। मगर एक दिन मुझे पता चल जाता है कि ही इज लाइंग, ही जस्ट वांट्स टू बी इन माय हाउस। उनकी चाबी तो उन्हीं के पास है, बट ही इज डूइंग ऑल दिस ड्रामा टू बी इन माय हाउस। एंड देन आई कैच होल्ड ऑफ हिम कि आप मुझसे झूठ क्यों बोल रहे हैं। तो एंड देन द स्टोरी प्रोग्रेसेस दैट हाउ ही वांट्स टू स्टे विद मी। आई एम अ सिंगल गर्ल, आई एम गेटिंग स्कैर्ड, बट स्टिल आई हैव अ थिंग के वो एक बहुत अच्छा डायलॉग है उसके अंदर कि दिमाग और दिल के बीच में एक छोटा सा दरवाजा होता है, उसे मन कहते हैं, और उस मन की बात हमेशा सुननी चाहिए। सो इट्स अ स्टोरी कि कैसे फिर वो बिलीव करती है ऐसे कि नहीं नहीं इसके बुरे इंटेंशंस नहीं हैं, ये नहीं उस इरादे से आए हैं, या तो शायद आए होंगे बट टर्न हो गया है इरादा। तो इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल मोमेंट स्टोरी, जो विक्रम सर ही बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर पाते हैं। मेरा हाथ पकड़ के उन्होंने मुझे एक्टिंग करवाई है इसमें। एक्टिंग क्या, इनफैक्ट मुझे लगता है कि डबिंग भी उन्होंने मुझसे करवाई। वहीं पर बैठे थे, हर एक मेरी मार्किंग, हर एक मेरा पॉज, हर एक मेरा कॉमा, फुल स्टॉप, अपॉस्ट्रोफीज, आई थिंक वो सब मुझे गाइड कर रहे थे। और ऐसे अगर आपको ब्रिलियंट टीचर्स कहीं मिल जाएं, ये मेरी भाग्य की बात है कि मुझे ऐसे ब्रिलियंट टीचर मिले जो एक्चुअली मुझे बैठ के समझा रहे थे, इतने एफर्ट्स ले रहे थे। तो मेरी लाइफ की ये जर्नी बहुत अच्छी रही है, जहाँ पर ऑन गोइंग ही मैंने काम सीखा है। विक्रम सर ने आपके साथ एक्टिंग भी की है इसमें, और खुद डायरेक्टर भी हैं। डायरेक्टर भी हैं, करेक्ट। क्या आपके अनुभव रहे, और आपको सबसे बड़ी बात क्या सीखी उनसे? तो विक्रम सर अनुभव की मैं बाद में क्या बात करूं। मुझे अभी भी लगता है कि विक्रम सर से हम जब बात करते हैं या जब भी मैं फ़ोन करती हूँ उन्हें, मैं उन्हें सिर्फ सुनना चाहती हूँ। मुझे एक चीज़ उन्होंने बहुत अच्छी बोली थी कि अगर तुम्हारी बातें सुनने, अगर तुम्हारी बातें के अंदर वो सुंदरता नहीं आ रही है, या किसी को वो सुंदरता नहीं महसूस हो रही है, इससे बेटर तुम चुप हो जाओ लाइफ में, कुछ मत कहो, क्योंकि साइलेंस अपने आप में एक बहुत सुंदर है। तो जब भी हम उनके साथ में मैं बैठती हूँ ना, वो कहीं ना कहीं कोई ना कोई खजाना अपने लाइफ का निकालते हैं, कोई एग्जाम्पल्स अपनी लाइफ के निकालते हैं, कोई उदाहरण निकाल लेते हैं। एंड ब्रिलियंट है वो अपने, मतलब आप सिर्फ उनको सुनना चाहोगे। जब मैं उनके साथ होती हूँ मैं कभी बात नहीं करती, मैं सिर्फ सुनती रहती हूँ। तो अगर मैं अनुभव की बात बोलूँ तो मुझे लगता है कि मैं एक टीचर के सामने बैठी हूँ, जो मैं एक स्टूडेंट हूँ, एंड आई एम जस्ट रिसीविंग फ्रॉम हिम। ऑर्गेनिक दोस्ती कहीं ना कहीं दोस्ती की भी बात करती है। आपके लिए दोस्ती क्या मायने रखती है? मेरे लिए दोस्ती एक बहुत प्योर फॉर्म ऑफ एनी रिलेशनशिप है। ये मैंने जब विक्रम सर को भी कहा था, मुझे ये जो स्टोरी उन्होंने मुझे सुनाई थी, मैंने विक्रम सर को भी यही चीज़ कही थी कि आप अपने माता पिता, अपने रिलेटिव्स, अपने जितने भी आपके खून से रिलेटेड लोग हैं, आप नहीं चूज कर सकते, बिकॉज कहीं ना कहीं भगवान ने आपको कर्म से, जन्म से आपको उनसे बांध के रखा है। मगर एक ऐसा रिलेशनशिप है जो आपको कर्म से, जन्म से आप नहीं बांधता, बट वो आप चूज कर सकते हैं, वो है फ्रेंडशिप, वो है दोस्त। तो वो एक ऐसा ब्यूटीफुल एंड प्योर रिलेशनशिप है जो आपके ना खून से बंधा है, ना कहीं कर्म से बंधा है, किसी से नहीं बंधा, बट वो सिर्फ आपके चॉइसेस से और आपके प्यार से और आपके इंटेंशन से बंधा है। तो ये बहुत वैल्यूबल है। तभी तो दोस्त, आई थिंक आपके रिलेटिव्स आपकी ज़िंदगी इतना नहीं चेंज कर सकते जितना दोस्त कर सकते हैं आपकी ज़िंदगी। आपके दोस्त आपकी ज़िंदगी बना भी सकते हैं, उजाड़ भी सकते हैं, डिप्रेशन में डाल भी सकते हैं, डिप्रेशन से बाहर निकाल भी सकते हैं।
तो it's a beautiful friendship that has very pure meaning to it. आपकी लाइफ में कोई ऐसा दोस्त आया जिसने आपको डिप्रेशन दे दिया हो, या ऐसा कोई दोस्त आया जिसने आपकी ज़िंदगी बनाई हो? मेरे जिंदगी में दोस्त, मेरे को लगता है कि मैंने लोगों को डिप्रेशन दे दिए होंगे शायद। अगर आप मेरे दोस्तों से पूछो, वो मुझे बोलेंगे कि हे भगवान, अब रूपाली आएगी हमें लेक्चर देना चालू कर देगी, क्योंकि उनके हिसाब से मेरे पास में, जैसे मैं अभी बात कर रही हूँ, तो मैं उनके साथ भी ऐसे ही बहुत ज़्यादा बात करती हूँ। मैं बहुत सारे क्योंकि मैं इतने सारे लोगों के साथ काम करती हूँ, इतने सारी मुझे सीख मिलती है, तो कहीं अब मैं कहाँ झाड़ूँ, मैं अपने दोस्तों के सामने झाड़ती हूँ। और मेरे दोस्त ऐसे कान पकड़ के दिमाग बंद करके बैठ जाते हैं कि हमें नहीं सुनना तुम्हारी बात, मगर फिर भी मैं नहीं रुकती। तो वो मुझे बोलते हैं कि तुम हमें डिप्रेशन शॉक ट्रीटमेंट देती हो। आई डोंट थिंक सो कि मुझे कोई डिप्रेशन दे सकता है, बट नथिंग एट ऑल। आई थिंक आई हैव बीन वेरी फॉर्चुनेट इन टचवुड एंड नेवर गॉट एनी, आई हैव fabulous friends in my life who are great motivators. आप कुछ इंटरनेशनल प्रोजेक्ट भी कर रही थी? वो इंटरनेशनल प्रोजेक्ट मेरी खत्म हो गई, जो एक इंग्लिश मूवी है जो रत्ना पाठक शाह है जिसमें, एंड उसमें बहुत सारे उम्दा कलाकार भी हैं जो क्रॉस ओवर, जो वहाँ पर बहुत काम करते हैं अब्रॉड एंड इंटरनेशनल सर्किट में, एंड एक अलग एक्सपीरियंस था वो भी काम करने का। इट वाज अ डिफरेंट एक्सपीरियंस ऑल थोड़ा सा टुगेदर। उसका नाम, उसके बाद डिटेल्स में थोड़ा बताएं। उस फिल्म का नाम है डैड होल्ड माई हैंड, एंड फॉर फर्स्ट टाइम जब उस फिल्म की हमने रिहर्सल करी और वर्कशॉप्स कर रहे थे, तो हमारी बहुत सारी चीज़ें ऑन मेरी कैमरा पे, स्काइप पे हो रही थी, एंड मुझे अभी भी याद है कि उस वक्त मुझे थोड़ा सा रियलाइज़ हुआ कि आई दैट English that we talk here and English how we talk there is so different, and तब मुझे हर जगह पर उन्होंने how to say it, what exactly has to be said, हर जगह पे correct किया, because the character was of an English girl who it talks, जहाँ वो उनका एक लहजा पिकअप करना है, उनका एक एक्सेंट पिकअप करना है, उनके ग्रामेटिकल्स को भी पिकअप करना है। सो एक बहुत अच्छी मेरी ट्रेनिंग हुई थी उस वक्त, और एट द एंड ऑफ द डे अभी भी मुझे याद है कि शॉट के वक्त मैं कहीं इम्प्रोवाइज़ नहीं करती, क्योंकि जनरली मैं एक इम्प्रोवाइजिंग एक्टर हूँ, मुझे अच्छा लगता है इम्प्रोवाइज़ करना, मगर उस फिल्म में मैंने एक भी इम्प्रोवाइजेशन नहीं किया था। मैं स्ट्रेट जो स्क्रिप्ट पे था, जैसा लिखा था, मैंने वैसे डिलीवर किया था, और मैंने डायरेक्टर को सिर्फ ऐसे ही मट के देखती थी, ओके हो गया ये क्लियर, बिकॉज इट वॉज अ लिटिल डिफिकल्ट इन टर्म्स ऑफ टेक्निक्स ऑल्सो फॉर मी। तो डैड में होल्ड में कैरेक्टर क्या आपका? So Dad Hold My Hand में it's a character of a lawyer, जो student lawyer है जो अपनी law internship कर रही है, and how her boyfriend abandons her, and the boyfriend's mother is played by Ratna Pathak Shah, and उसकी शादी होने वाली है इस लड़के से, मगर कैसा लड़का abroad चला जाता है and gets entangled with a love affair, a relationship there, only for the intention of getting a green card because he wants to stay there, and he has promised me and promised the mother that he'll come back, but it doesn't look like he's coming back. For years this happens, and how I go fetch him, कैसे मैं उसके अंदर वो प्यार वापस जगाती हूँ, मुझे बाद में रियलाइज होता है कैसी दुविधा हो जाती है, जहाँ पर मुझे पता चलता है कि शायद मेरे लिए तो प्यार है ही नहीं, बट शायद माँ के लिए होगा और माँ के लिए आ जाए वापस, एंड कैसे मैं उसको ये रियलाइज कराती हूँ कि माँ के लिए आ जाओ बिकॉज योर रूट्स आर देयर, एंड हाउ ही ब्रेक्स दैट रिलेशनशिप, कम्स आउट ऑफ दैट रिलेशनशिप ऑन हिज ओन एंड कम्स बैक। आपने इस तरह की कहानी पर कई तरह की कई फिल्में बन चुकी हैं। ये मैं मानती हूँ कि बहुत सारी फिल्में बन चुकी हैं, बिकॉज ये एक ऐसी स्टोरी थी जहाँ पर मुझे जब मैंने भी पूछा तब मुझे ये स्टोरी का नरेशन बहुत अच्छा लगा था, जिस हिसाब से द डायरेक्टर एक्चुअली नरेटेड, नहीं तो रत्ना जी हम काम नहीं कर रहे होते इसमें, क्योंकि जिस हिसाब से नरेशन था और जिस हिसाब से स्क्रिप्ट एंड कंटेंट था बहुत ब्यूटीफुल बनाया गया था। फिल्म में कहीं पर भी आपको मैंने जितनी भी फिल्म देखी है, लाइट्स एक बहुत डार्क इंटेंस लाइट यूज़ की गई थी, इंटेंस मेकअप था, नेचुरल टोन था, एंड एक स्टोरी ऑफ अ मदर जर्नी दिखाई गई थी। एक्चुअली रत्ना जी का काम बहुत अच्छा है इसमें, जहाँ पर हाउ शी realizes कि मेरा बेटा चला गया है, but at one point of time her husband had also abandoned her the same way, and वो एक flashback में वो समझ में आता है, and how the son then वो बोलती है कि तुम भी you're just like your father, and how then he goes searching for the father and just finds out कि उसकी खुद की एक लाइफ बन गई है, मैं भी शायद रिया के साथ यही करूँगा, मेरी माँ जैसे सफ़र करी है शायद मेरी रिया भी यही सफ़र। So it's a story which is a beautiful moment oriented स्टोरी मुझे लगता है एट द एंड ऑफ द डे ना कहानियाँ बहुत एक जैसी होती है, सिर्फ बताने का अंदाज अलग होता है। सही बात।
चलिए, आने वाले और कौन से प्रोजेक्ट हैं, जैसे आप भरत गोलकर की फिल्म करें और भी कुछ फिल्में कर रही हैं? भरत सर के साथ में तो मैंने बॉटम्स अप, मैंने बहुत काम किया उनके साथ में। वो एक ऐसे डायरेक्टर है जिनके साथ में बहुत मजा आता है खाने में। वो खाने के लिए, आई गेस खाने के लिए भी बहुत मजा आता है, बिकॉज ही इज अ फूडी, बट उनके साथ काम करने के लिए भी बहुत मजा आता है। बिसाइड्स दैट, ये फिल्म के बारे में आई एम नॉट अलाउड टू टॉक सो मच, बिकॉज it's too early to actually mention this. He's वो बहुत स्वीट रहे हैं. I'm very touched and I'm very honored that he actually made me a part of this project. दूसरी कौन सी फिल्में कर रही हैं आप? अभी सर, अब तो फिलहाल इतनी सारी चीजें बातचीत में चल रही है, जैसे मैंने कहा कि जिंदगी ने रफ्तार पकड़ ली है, बस रफ्तार में बहुत सारी बातचीतें हो रही हैं, सब चीजें, there are a lot of things which are in talking in pipeline. You will hear me soon on this. आपको जबरन डांस के क्लासेस में भेजा गया था, वो डांस जो आपने सीखा वो एक्टिंग में कहाँ और किस तरह से मदद कर रहा है? अगर मैं शायद वो डांस क्लासेस या मैंने अपने डांस नहीं सीखा होता, मतलब आज भी मैं रियाज करती हूँ इसकी, तो मुझे लगता नहीं कि मेरे लिए एक्टिंग का सफ़र इतना आसान हो सकता था, क्योंकि मेरे वो रियाज और मेरा वो डांस फेज़ एक ऐसा फेज़ था जहाँ पर मुझे रियलाइज़ हुआ कि अरे इसी में तो एक्टिंग है, हर चीज़ उसमें थी। जैसे हमें अब मुझे समझ में आता है कि मुझे क्यों डाला गया, क्योंकि अगर आप के अंदाज, हाव भाव, आपके अंदर एक्सप्रेशन देने का, और ये डांस ही सिखा सकता है आपको, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन डांस ही दे सकता है। एंड एक्टिंग इज ऑल अबाउट एक्सप्रेशन, एक्टिंग इज ऑल अबाउट फीलिंग द एक्सप्रेशन एंड गिविंग दैट एक्सप्रेशन। एंड कहीं ना कहीं वो फ्रीडम और वो जो झिझक ना डांस से निकाल दी थी मेरे पे। तो अगर आज मैं बहुत बड़ा, आई थिंक मेरा 70-80% क्रेडिट मैं डांस को दूंगी, और मैं कभी वो टच छोड़ती नहीं, वो रूट्स को पकड़ के चलती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है जब भी मैं वापस जाती हूँ मेरे बहुत सारे दुविधा क्लियर हो जाती है। आपकी हॉबीज़ क्या है? हॉबीज़ मेरे तो मुझे एक टाइम पे बुक्स पढ़ने का बहुत शौक था, जो पता नहीं अपने आप ही डिसॉल्व हो गया फॉर सम रीज़न, क्योंकि उसके बाद में बहुत स्क्रिप्ट्स आ गए, बहुत सारे पढ़ना पड़ा, तो मुझे लगता है कि बुक्स पढ़ना मेरे लिए थोड़ा सा डिसॉल्व हो गया अपने आप ही। उसके बावजूद मैं खाना बनाने में थोड़ा मुझे रुचि है, तो मैं कुछ ना कुछ नया ट्राई करती रहती हूँ। मैं खाना जैसे नॉर्मल खाना बनाते वैसे नहीं बना रही, कुछ एक अलग सा बनाऊंगी, कुछ जो बुक में लिखा होगा उसका कुछ अलग ही बन जाएगा। Besides that, I love dancing. I love creating and finding what exactly something that gives me an adrenal rush. So फिलहाल मैं एक फिटनेस में इन्वॉल्व हूँ, क्योंकि मुझे आजकल फिटनेस के लिए बहुत ये हो गया, बट मैं फिटनेस भी नॉर्मल तरीके से नहीं कर सकती। मैं वो जिम जाके वही सेम चीज़ नहीं कर सकती, मुझे कुछ अलग करना है। तो मैंने पोल फिटनेस चालू किया, फिर पोल फिटनेस के साथ मैंने किक बॉक्सिंग चालू किया, फिर किक बॉक्सिंग। सो इट्स बिन all these are my hobbies. I feel I love them. It gives me a lot of kick and high. रूपाली जी, फिल्म संगम जंग से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।